लोक प्रशासन विषय के बीए द्वितीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों का उनकी इस वीडियो क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डॉक्टर महेश कोटवाल, सहायक आचार्य लोक प्रशासन, बाबू सोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर से आपका सभी का स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आपकी जो वीडियो क्लास की जो श्रृंखला है, इसके अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं बीए द्वितीय वर्ष के लोक प्रशासन के सेकंड जो पेपर है आपका प्रशासनिक संस्थाओं का, और उसके अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं जो हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका के अंतर्गत हमने जो पिछला जो आपकी जो वीडियो क्लास थी उसके अंदर हमने बात की थी एक सदनात्मक और द्विसदनात्मक व्यवस्थापिकाओं के प्रकार के बारे में। आज हम बात करेंगे द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष के रूप में के बारे में कि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका क्यों होनी चाहिए, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की क्यों आवश्यकता है। तो जो विद्वान हैं लोक प्रशासन के और राजनीति विज्ञान के विद्वान हैं, उनका यह मानना है कि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका लोकतंत्र के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। और उनका यह मानना है कि जो लोकतंत्र में लोकतांत्रिक देशों में व्यवस्थापिकाओं के दो सदन होने चाहिए, और दो सदन होने के लिए दो सदन के पक्ष में उनके द्वारा निम्न तर्क दिए जाते हैं। तो उनके द्वारा जो पहला जो तर्क दिया जाता है वह यह है कि पूर्ण विचार के लिए उच्च सदन होना अति आवश्यक है। उनका दूसरा तर्क है कि एक सदन की निरंकुशता पर रोक द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के द्वारा लगाया जाता है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका द्वारा विशिष्ट वर्गों एवं हितों का प्रतिनिधित्व संभव है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए अनिवार्य तत्व विद्वानों द्वारा बताया गया है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के कारण जो प्रथम सदन है, जो निम्न सदन है, उसके कार्यभार में कमी आती है, और द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के कारण प्रतिभाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिलता है। और द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका सदन के अंदर व्यवस्थापिका के अंतर्गत अपेक्षाकृत शांत वातावरण बनाए रखने में मददगार होती हैं। अब हम बारी बारी से बात करेंगे प्रत्येक तर्क के बारे में। तो जो पहला तर्क दिया जाता है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष में वह यह है कि विवेकपूर्ण पुनर्विचार संभव है, इसी के लिए उस सदन का होना अति आवश्यक है। जो निम्न सदन होता है, जो प्रथम सदन होता है, वह अनेक बार सोच विचार किए बिना जल्दी से बिलों को पारित करने का प्रयास करता है। अपनी मनमर्जी से सत्ता पक्ष अपनी मनमर्जी से कानून बनाने का प्रयास करता है। तो ऐसी मनमर्जी पर, ऐसी जल्दबाजी पर रोक लगाने का काम उच्च सदन द्वारा किया जाता है। उस सदन द्वारा ऐसा कार्य कि वो जल्दबाजी पर रोक लगाने का कार्य करता है। उच्च सदन के होने से जो बिल है, जो प्रस्तुत बिल है, जिसके द्वारा कानून बनाने का प्रयास किया गया है, उस पर पुनर्विचार किया जाना संभव हो जाता है। उच्च सदन के होने से दोबारा प्रत्येक बिल पर विचार करना संभव होता है, और इससे कार्य में देरी उत्पन्न होती है। जो कानून बनाने का कार्य है उसमें समय लगता है, उसमें देरी लगती है, और इसका परिणाम यह होता है कि जो उग्र लोग होते हैं, जो कठोर कानून बनाने के पक्षधर होते हैं, उनका जोश ठंडा हो जाता है, और जनता में भी जो कानून जो प्रक्रियाधीन है, जो विधि निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत है, जो कानून प्रक्रिया के अंतर्गत है, उस कानून पर गंभीरता से विचार विमर्श करना संभव होता है, और जनता को भी उस कानून पर विचार विमर्श करने का समय मिल जाता है। तो इसका द्वितीय सदन का लाभ यह होता है कि इससे लोगों को विचारों का आदान प्रदान करने में, अधिक आदान प्रदान करने में समय मिलता है, और वो अधिक आसानी से आदान प्रदान कर सकते हैं, और इसके परिणाम यह होता है कि एक विवेकपूर्ण लोकमत का निर्माण संभव हो पाता है। तो इससे किसी भी विधि निर्माण के ऊपर पुनः बार विवेकपूर्ण पुनर्विचार संभव हो पाता है। इससे जो उच्च सदन होने से, व्यवस्थापिका में उच्च सदन होने का लाभ यह होता है कि इससे एक सदन की निरंकुशता पर रोक लगाया जाना संभव होता है। तो द्वितीय सदन होता है, जो उच्च सदन होता है, वो प्रथम सदन की निरंकुशता पर अंकुश लगाता है। द्वितीय सदन के अगर न हो द्वितीय सदन, तो यह संभव हो सकता है कि जो प्रथम सदन है वो अत्याचारी हो जाए और ऐसे कानून बना डाले जो देश के लिए हानिकारक हो, देश को जिससे नुकसान पहुंचने की संभावना हो।
गार्नर ने कहा है, इन गार्नर ने के शब्दों में अगर हम कहें तो द्वितीय सदन की जो उपस्थिति होती है वह स्वतंत्रता की गारंटी होती है और वह कुछ सीमा तक अत्याचारों से सुरक्षा भी दिलाती है। स्टोरी ने इस संदर्भ में लिखा है कि व्यवस्थापिका के अत्याचारों से बचने का यही उपाय है कि कार्यों का विभाजन कर दिया जाए। स्वार्थ के विरुद्ध, महत्वाकांक्षा के विरुद्ध दूसरे सदन का वैसा ही गठबंधन एवं प्रभुत्व खड़ा कर दिया जाए। तो ऐसा होने से जो प्रथम सदन है, जिसके पास बहुमत है, जिसके पास बहुमत की ताकत है और बहुमत के मद में आकर वो अपनी मनमर्जी से विधायी कार्य करने लगता है, अपनी मनमर्जी से कानून बनाने लगता है, तो ऐसी प्रक्रिया पर अंकुश लगाए रखने में बहुत हद तक जो द्वितीय सदन है, जो उच्च सदन है, वो मददगार सिद्ध होता है और वो जनता पर अत्याचार होने की संभावना को रोक पाने में सहायता करता है, मदद करता है। जो द्वितीय सदन है वह विशिष्ट वर्गों एवं हितों को प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। द्वितीय सदन का लाभ यह होता है कि इसकी सहायता से व्यवस्थापिका में जो अल्पसंख्यक वर्ग होते हैं, जो ऐसी जातियां होती हैं जो संख्या में कम है, उनके हितों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल पाता है। लोकतंत्र में इस बात का अधिकतर भय रहता है, इस बात का डर रहता है कि जो सामान्य निर्वाचन होता है, जो आम चुनाव होते हैं, उसमें जो बहुसंख्यक लोग हैं, ऐसे लोग जो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या अन्य किसी विभाजन के आधार पर, अन्य वर्गीय विभाजन के आधार पर वोट डालें और वोट डालकर वो बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यक वर्गों एवं जातियों के लोगों को वोट न देकर अपने अपने हिताधिकारी पक्षधारी व्यक्ति को वोट देकर वो इस तरह की व्यवस्था स्थापित कर दें कि वो जो अल्पसंख्यक हैं उनको किसी भी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाए। ऐसी परिस्थिति में जो द्वितीय सदन में निर्वाचन की जो विशेष प्रणाली होती है उस और नाम निर्देशन की जो प्रणाली होती है, उसका परिणाम यह होता है कि ऐसे वर्ग जो अल्पसंख्यक है और जो जिनके पास में जो शक्तिहीन है, निर्बल है, ऐसे वर्गों और जातियों को उच्च सदन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलने की संभावना रहती है। उनको चुनाव की विशिष्ट प्रणाली के आधार पर और नाम निर्देशन की विशिष्ट प्रणाली के आधार पर ऐसे वर्गों को, ऐसे व्यक्तियों को उसमें द्वितीय सदन में प्रतिनिधित्व मिलने की संभावना रहती है, उन्हें प्रतिनिधित्व मिल जाता है। जो संघात्मक शासन व्यवस्था है, जो विभिन्न राज्यों का जो संघ के माध्यम से जो केंद्रीय शासन का निर्माण होता है, जिसमें दो तरह की राज्य और केंद्र, दो तरह की सरकारें काम करती है, ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था, ऐसी शासन व्यवस्था में द्विसदनात्मक है वो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। संघीय राज्यों में द्वितीय सदन अत्यधिक आवश्यक है। इससे जो संघ की इकाइयों को समान अथवा किसी अन्य आधार पर प्रतिनिधित्व दिए जाने की संभावना बन सकती है। इससे जो राज्य हैं वो अपने प्रतिनिधित्व को, अपने पर्याप्त प्रतिनिधित्व को वहाँ केंद्रीय जो व्यवस्थापिका है उसके अंदर भेजकर जो अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए कार्य कर सकते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था को बनाए रखने में जो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है वो बहुत ही अधिक मददगार सिद्ध होती है। जो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है उससे व्यवस्थापिका के कार्यभार में कमी आती है। आज जो जितनी तेज़ी से परिवर्तन हो रहे हैं, जितनी तेज़ी से नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं, उसका परिणाम यह हो रहा है कि आज राज्य के कार्यों में रोज़ाना वृद्धि होती ही जा रही है। व्यवस्थापिका में कि जो निम्न सदन है, जो व्यवस्थापिका का प्रथम सदन है, उसके कार्य इतने अधिक बढ़ गए हैं, उसके कार्यों में इतनी अधिक वृद्धि हो गई है कि अब उन्हें व्यवस्थापिका एक सदन के रूप में उन्हें अकेले नहीं संभाल सकती। ऐसी परिस्थितियों में उच्च सदन अनेक ऐसे कानून जो विवादास्पद नहीं हैं उन पर विचार करके प्रथम सदन की सहायता करने का कार्य करता है। इससे प्रथम सदन का जो बहुमूल्य समय है वह भी बच पाता है, समय का बचाव हो जाता है। तो यह कार्यभार में कमी लाने में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका बहुत अधिक मददगार सिद्ध होती है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है वह प्रतिभाओं का उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। द्वितीय सदन में अनेक ऐसे योग्य, विद्वान तथा अनुभवी लोगों को स्थान दिया जा सकता है
जो चुनाव के द्वारा व्यवस्थापिका में नहीं आ सकते हैं। व्यवस्थापिका के सदस्य बन पाना उनके लिए संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि ऐसे प्रतिभा संपन्न व्यक्ति, ऐसे विद्वान व्यक्ति, ऐसे अनुभवी व्यक्ति जिन्हें अलग अलग क्षेत्रों का विशिष्ट अनुभव होता है, वो आम चुनाव का सामना नहीं कर सकते हैं। चुनाव में जो राजनीति जो चलती है उस राजनीति का वो सामना नहीं कर सकते हैं। उस राजनीति से में वो फंसकर या चुनाव लड़कर वो सदन का सदस्य नहीं बन सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में नाम निर्देशन की प्रणाली के कारण ऐसे अनुभवी और योग्य और विद्वान व्यक्तियों को नाम निर्देशित करके द्वितीय सदन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व उन्हें दिया जा सकता है। तो ऐसे जो उच्च कोटि की प्रतिभाएं होती हैं, उन उच्च कोटि की प्रतिभाओं को राज्यसभा में मनोनीत होने का जो उच्च सदन है, दूसरा सदन है, उसमें मनोनीत होने का पर्याप्त अवसर मिल पाता है। जो द्वितीय सदन है वह प्रथम सदन की अपेक्षाकृत द्वितीय सदन में अपेक्षाकृत अधिक शांत वातावरण देखने को मिलता है। जो प्रथम सदन होता है, जो सीधे प्रतिनिधि होते हैं जनता के, वो प्रतिनिधि उग्र, वो सभी तरह के जो राजनीतिक जो पक्ष विपक्ष होते हैं उसमें खुलकर भाग लेते हैं और अपनी उग्र राजनीतिक विचारधारा का खुलकर प्रदर्शन करते हैं, जिसका परिणाम यह रहता है कि प्रथम सदन में उग्र राजनीतिक वातावरण देखने को मिलता है। प्रथम सदन में अनेक प्रकार की अनेक विषयों पर गर्मा गर्म बहस होती है और इस गर्मा गर्म बहस के कारण जो सदन है उसकी शांति में व्यवधान होता है और जो बिल जो प्रस्तुत किए जाते हैं और जो सदन में व्यवस्थापिका में अनेक प्रकार जो कार्य संपन्न होते हैं, किए जाते हैं, उन कार्यों पर शांति के साथ पर्याप्त मात्रा में विचार विमर्श संभव नहीं हो पाता। इसके विपरीत जो द्वितीय सदन है उसमें प्रथम सदन की अपेक्षा शांति बनी रहती है, उसमें प्रथम सदन की अपेक्षा अधिक शांत वातावरण रहता है। इस शांत वातावरण के कारण विधेयकों पर गंभीर विचार करना, उन पर शांतिपूर्ण मनन करना द्वितीय सदन में संभव हो पाता है। आसानी से उन पर अधिक विचार विमर्श करना संभव हो पाता है। तो अपेक्षाकृत अधिक शांतिपूर्ण वातावरण हमें द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका में के उच्च सदन में देखने को मिलता है। तो यह सब जो हमारे जो पक्ष की जो मैंने प्रमुख तर्क दिए हैं, इन तर्कों से यह सिद्ध होता है कि जो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है वो लोकतंत्र के लिए अपरिहार्य है। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों में व्यवस्थापिका के 2 सदन होने चाहिए। यही इस द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के अनेक प्रकार के लाभ होंगे। न केवल इससे लोकतंत्र सशक्त होगा, बल्कि अनेक प्रकार की विविध प्रकार की प्रतिभाओं को व्यवस्थापिका का हिस्सा बनने में मदद मिलेगी। शांतिपूर्ण पुनर्विचार संभव होगा, शांतिपूर्ण व्यवस्थापिका का वातावरण बनाए रखने में सहायता मिलेगी और अनेक प्रकार के लाभ द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के हमें देखने को मिलते हैं। धन्यवाद।